नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीटी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भारत और फ्रांस के बीच संबंधों को इस समय नई उड़ान मिलेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्से में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इस वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी मजारगस वॉर सिमेट्री में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। पेरिस के बाद जब पीएम मोदी मार्से शहर पहुंचे तो वहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी मौजूद रहे। पीएम ने फ्रांस के ऐतिहासिक मार्से शहर पहुंचने पर एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि भारत की स्वतंत्रता की खोज में मार्से शहर का विशेष महत्व है। पीएम ने कहा, मैं मार्से के लोगों और उस समय के फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मांग की थी कि वीर सावरकर को ब्रिटिशों को न सौंपा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के मार्से में जब होटल पहुंचे तो उनका भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने पीएम मोदी का भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ अभिवादन किया। पीएम ने सभी से आत्मीय भाव के साथ मुलाकात की। गौरतलब है कि फ्रांस में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं और वहां के विकास के एक अहम भागीदार भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस सीईओ मंच का संबोधन किया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस केवल लोकतांत्रिक मूल्यों से ही नहीं जुड़े हैं, बल्कि दोनों की दोस्ती की नींव विश्वास, नवाचार और जन कल्याण की भावना पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 तक देशवासियों ने भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने सीईओ फोरम को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण किया। पीएम मोदी ने सीईओ फोरम को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रित किया और पीएम ने कहा कि जब फ्रांस की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलेगा तो सिर्फ व्यापारिक परिदृश्य पर ही नहीं बल्कि वैश्विक बदलाव होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर हमारी पहचान ये है कि आज भारत तेजी से एक पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य बन रहा है। पेरिस एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में एआई फाउंडेशन का गठन करने का निर्णय हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ सह अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने तकनीक को भरोसेमंद बनाने और पारदर्शिता अपनाने, डेटा और टैलेंट का पूल साझा करने, डेटा की प्राइवेसी, तकनीक के विविधीकरण, ग्लोबल साउथ के देशों के लिए तकनीक को और भी सुरक्षित, समावेशी बनाने और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने उन आशंकाओं को भी खारिज किया जिसमें एआई के प्रयोग में आने से रोजगार में कमी आने का अंदेशा जताया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में एआई क्षेत्र में कई अवसर हैं। देश के पास स्किल्ड युवा है, एआई क्षेत्र में स्टार्टअप हैं, निवेश और नवोन्मेष का अच्छा इकोसिस्टम है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक और मशीन का उपयोग सदैव मानव कल्याण के लिए होता रहेगा। मशीनें कभी भी हावी नहीं हो सकती। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि साझा हित के लिए ओपन सोर्स एआई का होना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान पेरिस में आयोजित एआई सम्मेलन से इतर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वॉन्स से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच साझा हितों के विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में एआई सम्मेलन से इतर एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नेताओं ने व्यापार, आईटी, डिजिटल नवाचार, संस्कृति, पर्यटन, साइबर सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में भारत और एस्टोनिया के बीच बढ़ती साझेदारी का स्वागत किया।
एआई एक्शन समिट में अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने पीएम मोदी के एआई विचारों की जमकर सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि एआई वैश्विक उत्पादकता को बढ़ाएगा, न कि इंसानों को प्रतिस्थापित करेगा। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बारोट ने भारत और फ्रांस को मजबूत साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस रिश्ते के अहम पहलू हैं। फ्रांस दौरे को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 2 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर रवाना होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत अमेरिका साझेदारी को और अधिक मजबूत और ठोस बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जब मैरीलैंड के जॉइंट बेस एंड्रूज पर उतरेंगे तो वे उन पहले वैश्विक नेताओं में से एक होंगे जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में मुलाकात करेंगे। भारत और अमेरिका दोनों के लिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच होने वाली बातचीत में रक्षा, व्यापार, शुल्क और निवेश पर फोकस होगा। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में सभी समितियों की एक बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में दिल्ली में मिली प्रचंड जीत की समीक्षा की जा रही है। साथ ही चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी हार गई है उन पर भी मंथन हो रहा है। आम आदमी पार्टी की हार के बाद सीबीआई ने दिल्ली में बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामले में दिल्ली परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल एजेंसी को दिल्ली से लेकर गुरुग्राम बॉर्डर तक परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थीं। जब सीबीआई ने इन शिकायतों की जांच पड़ताल की तो इन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के सबूत मिले। श्री राम लला विराजमान के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज का देहांत हो गया है। पिछले कुछ दिनों से वे बीमार चल रहे थे और पीजीआई लखनऊ के आईसीयू में भर्ती थे। अस्पताल सूत्रों के अनुसार एक ही दिन में श्री दास जी को कई बार ब्रेन अटैक हुआ, जिसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्परता से इसका संज्ञान लिया और तुरंत उचित इलाज की व्यवस्था कराई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आचार्य सत्येंद्र दास जी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आचार्य सत्येंद्र दास जी के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि परम राम भक्त श्री राम जन्मभूमि मंदिर श्री अयोध्या धाम के मुख्य पुजारी आचार्य श्री सत्येंद्र कुमार दास जी महाराज का निधन अत्यंत दुखद एवं आध्यात्मिक जगत की अपूर्णीय क्षति है। डॉक्टर अनिल खुराना की राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने भी नियमों के विपरीत बताते हुए खुराना को 1 हफ्ते में पद से हटाए जाने का आदेश दिया है। सांसद स्वाति मालीवाल ने रेत चोरी और भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार को घेरा। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर चोरी का एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि पंजाब के जीरकपुर की वीडियो है और गाद निकालने के नाम पर खुलेआम दरिया से रेत चोरी हो रही है। दिल्ली के ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर पुलिस शिकंजा कसती नजर आ रही है। पुलिस अमानतुल्लाह की तलाश कर रही है पर विधायक मिल ही नहीं रहे। अमानतुल्लाह खान पर एक अपराधी को भगाने और दिल्ली पुलिस को धमकाने का आरोप है। महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त से श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माघी पूर्णिमा के अवसर पर 10 बजे तक 1 करोड़ 30 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। मां गंगा, मां यमुना और अदृश्य मां सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत साधु संत श्रद्धालु कल्पवासी स्नानार्थी और गृहस्थ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए यूपी पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी के मद्देनजर एंटी सैबोटाज टीम कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यूपी पुलिस की टीम पूरे इलाके को बारीकी से नजर रख रही है। स्नानार्थियों की यात्रा को सुगम बनाने में जुटी योगी सरकार ने माघ पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज ने की अतिरिक्त व्यवस्था की है। श्रद्धालुओं को घर वापसी के लिए 1200 रोडवेज बस आरक्षित की गई हैं, जिससे हर 10 मिनट में श्रद्धालुओं को बस मिलेगी।
श्रद्धालुओं को मेला स्थल पहुंचाने के लिए 750 शटल बसें मौजूद हैं। श्रद्धालुओं को हर 2 मिनट में शटल बस की सुविधा मिलेगी। वहीं श्रद्धालुओं के आवागमन पर प्रशासन द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है। टोल तथा आसपास के जनपदों से भी जानकारी प्राप्त कर कुशल समन्वय स्थापित किया जा रहा है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सोशल मीडिया पर गलत जानकारी न फैलाने की अपील की है। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेला क्षेत्र की बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने सुबह 4 बजे से ही बार रूम में बैठकर निगरानी की। योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट आदेश है कि मेला क्षेत्र तथा प्रयागराज शहर में किसी भी स्नानार्थी, श्रद्धालु, कल्पवासी या आम नागरिक को किसी प्रकार की असुविधा न हो। योगी आदित्यनाथ ने माघ पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र स्नान करने आए सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, आज पवित्र त्रिवेणी में पुण्य स्नान हेतु पधारे सभी पूज्य साधु संतों, धर्मचारियों और कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। संत रविदास जी की आज जयंती है। संत गुरु रविदास भारत के एक महान संत, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी रहे। रविदास एक महान संत और कवि थे जिनका भक्ति आंदोलन में अहम योगदान था। इन्होंने समाज से विभाजन को दूर करने और व्यक्तिगत आध्यात्मिक आंदोलन को बढ़ावा देने पर जोर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु रविदास जयंती के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संत रविदास ने मानवता की सेवा को अपना ध्येय बनाया। ये धर्म तथा जाति के भेदभाव को मिटाने और समाज में एकता लाने के लिए समर्पित रहे। उपराष्ट्रपति ने भी गुरु रविदास जयंती की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि महान संत, कवि और समाज सुधारक गुरु रविदास जी ने जाति विहीन समाज की कल्पना की थी। उनके आदर्श हमें सामाजिक एकता और समतामूलक राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। संत रविदास जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर कर लिखा, पूज्य संत गुरु रविदास जी को उनकी जन्म जयंती पर सादर नमन और वंदन। समाज से भेदभाव के उन्मूलन के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी रविदास जी को उनकी जयंती पर याद किया। उन्होंने कहा कि पूज्य रविदास जी ने भक्ति आंदोलन में अपनी कविताओं और भजनों से सामाजिक एकता व बंधुत्व का संदेश दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने बजट बनाने को पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में बदलते भारत को विकसित भारत बनाने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था पर जानकारी देते हुए कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से 6.4% की दर से वृद्धि करेगी, जिससे आने वाले समय में नागरिकों को लाभ मिलेगा। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला कायम। इस दौरान सेंसेक्स 2290.21 अंक जबकि निफ्टी 667.45 अंक तक फिसला। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA वी अनंत नागेश्वर ने कहा कि भारत के विकास का दायरा स्थिर रहेगा। भारत के अलावा कोई भी देश 6.5% से 7% की दर से नहीं बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्योगों और ग्लोबल टेक्नोलॉजी लैंडस्केप को फिर से परिभाषित कर रहा है। साथ ही भारत इस क्रांति में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। ओपन AI के CEO सैम ऑल्टमैन ने कहा, भारत AI का एक बड़ा बाजार है।
जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल 254 अरब डॉलर की भारतीय आईटी उद्योग की उत्पादकता अगले 5 साल में 43 से 45% बढ़ सकती है। उत्पादकता में ये वृद्धि 500 भूमिकाओं तक फैलेगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि दोनों पक्षों की ओर से निवेश के साथ अगले 12-13 साल में भारत और इजरायल के बीच कारोबार 10 गुना बढ़ सकता है। इजरायल भारत का 47वां बड़ा कारोबारी साझेदारी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ई वाहन पोर्टल के अनुसार 8 फरवरी तक कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन 56.75 लाख और कुल पंजीकृत वाहन 3,897.71 लाख है। पीएम ई ड्राइव योजना ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों सहित देश भर में ईवी की पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करती है। इंडिया एनर्जी वीक 2025 के दौरान दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेशों से आए मेहमान ऊर्जा मंत्रियों ने हाइड्रोजन बस राइड में हिस्सा लिया। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत का क्लीन मोबिलिटी मिशन भारत के वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। सरकार ने तेल और गैस संपत्तियों के अन्वेषण और उत्पादन के लिए बोली का 10वां दौर शुरू कर दिया है। इसके साथ ही OALP-10 की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में इंडिया एनर्जी वीक समिट के दौरान शुरू किया गया बोलियों का ये दौर सबसे बड़ा है। इसमें 13 तलछटी बेसिन में 1.91 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले 25 ब्लॉकों के लिए बोली मंगाई गई है और इनमें 19 ब्लॉक तट में कुछ ही दूरी पर समुद्र के भीतर स्थित है। पहले OALP के नवे दौर में 1.36 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इलाके को बोलियों के लिए खोला गया है। अभी तक हुए 9 दौर में सरकार कुल 3.78 लाख वर्ग किलोमीटर में स्थित ब्लॉकों के लिए बोली मंगा चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आर्थिक बुनियाद मजबूत रहने में देश की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। सेबी ने शेयरों की कीमतों में हेरफेर और संदिग्ध गतिविधियों के लिए LS इंडस्ट्रीज, उसके प्रवर्तक और 4 अन्य पर प्रतिभूति में कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया है। एसआर समूह की टेक्नोलॉजी कंपनी ब्लैक बॉक्स ने तीसरी तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा साल दर साल आधार पर 37% बढ़ गया। वित्त वर्ष 2025 में 1 अप्रैल से 10 फरवरी के बीच शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.7% बढ़कर 17.8 लाख करोड़ रुपए हो गया। IRCTC का वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर में मुनाफा सालाना आधार पर 14% बढ़कर 341 करोड़ रहा। बोलीविया में तीव्र बारिश से आई बाढ़ के कारण 24 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। बोलीविया की मौसम विज्ञान सेवा सेना महीने टिपुआनी सहित नदियों का उफान पर होने से चेतावनी देते हुए 7 से 22 फरवरी तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अफगानिस्तान के उत्तरी शहर कुंदुज में काबुल बैंक की शाखा के बाहर मंगलवार को हुए विस्फोट में लगभग 25 लोगों की मौत हो गई। हवाई के किलाउआ ने एक बार फिर लावा निकाला। दिसंबर के अंत में फिर से सक्रिय होने के बाद से इसका 9वां विस्फोट था। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी के कुछ नेताओं के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ बैठक हुई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कार्यालय ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूक्रेन का महत्वपूर्ण हिस्सा रूस मिलना चाहता है। पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक गांव में सशस्त्र आतंकवादियों ने 35 से अधिक नागरिकों की हत्या कर दी। अल्पसंख्यकों के खिलाफ ISIS द्वारा किए गए अपराधों पर देश के पहले अदालती मामले में एक स्वीडिश अदालत ने सीरिया में यजीदी महिलाओं और बच्चों को अपने घर में गुलामों के रूप में रखने के लिए एक महिला को 12 साल जेल की सजा सुनाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि युद्ध रोकने के लिए रूस न क्षेत्रों की अदला बदली के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के साथ मुलाकात की और जोर देकर कहा कि अमेरिका गजा लेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तीसरे वनडे में भारतीय टीम की कोशिश होगी कि वे जीत हासिल कर इंग्लैंड का क्लीन स्वीप करे। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा।
साइकिल निर्माता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रमुख साइकिल निर्माताओं से सभी आयु समूहों में साइकिल चलाने का बढ़ावा देने को प्रोत्साहन करने का आग्रह किया। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाने से देश के कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आ सकती है। अजिंक्य रहाणे के शतक और रॉयस्टन डाइस के 5 विकेट से मुंबई रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने शानदार शतक जमाया, वहीं तेज गेंदबाज रॉयस्टन डाइस ने 5 विकेट हासिल किए। पैरा तीरंदाजी एशिया कप के रिकर्व ओपन मिश्रित टीम स्पर्धा में हरविंदर सिंह और पूजा की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। श्याम सुंदर स्वामी और सरिता की जोड़ी ने पैरा तीरंदाजी एशिया कप के कंपाउंड ओपन मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया। वेस्टइंडीज के स्पिनर जोमेल वारिकन और ऑस्ट्रेलिया की बोथ मुनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी मेंस और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में नहीं खेल पाएंगे। बुमराह पीठ में चोट के चलते प्रतियोगिता से बाहर हो गए। भारत के सबसे कुशल स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने अपने कौशल और दृढ़ संकल्प का शानदार प्रदर्शन करते हुए यशवंत क्लब में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। क्रिस्टल पैलेस ने एफए कप के 5वें दौर में जगह बना ली है। क्रिस्टल पैलेस ने डॉनकास्टर रोवर्स को 2-0 से मात दी। अहमदाबाद स्थित टोरेंट ग्रुप आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस में हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है। आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी ने पैरा तीरंदाजी एशिया कप में पुरुषों की W1 श्रेणी में कांस्य पदक जीता। 38वीं राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज की टीम 48 स्वर्ण, 19 रजत और 19 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म परम सुंदरी 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वेब सीरीज प्यार टेस्टिंग 14 फरवरी को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। सुजल वेब सीरीज का दूसरा सीजन सुजल द वॉर्टेक्स 28 फरवरी को ओटीटी पर होगा स्ट्रीम। वेब सीरीज क्राइम बीट 21 फरवरी को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। साकिब सलीम के अलावा सबा आजाद, राहुल भट्ट जैसे एक्टर्स भी हैं। बोयापति श्रीनु द्वारा निर्देशित एक्शन ड्रामा फिल्म अखंड 2 25 सितंबर को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। 14 फरवरी को करीना कपूर और शाहिद कपूर की फिल्म जब वी मैट भी सिनेमाघरों में होगी री रिलीज। विकी कौशल की फिल्म छावा 14 फरवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। विक्रम भट्ट निर्देशित फिल्म तुमको मेरी कसम 21 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। क्राइम थ्रिलर सीरीज डब्बा कौटिल 28 फरवरी को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। फैंस को सीरीज का बेसब्री से इंतजार। यामी गौतम की फिल्म धूमधाम 14 फरवरी को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। फिल्म में प्रतीक गांधी भी नजर आएंगे। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। यहीं हमें इजाजत दें। नमस्कार।